हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशनल हब। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अभी जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 के जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये इसको हम लोग इंग्लिश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या फिर प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या पैट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता है एक बार ये पैट की परीक्षा 2021 में कंडक्ट की जा चुकी है और ये दूसरी बार आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो जान लेते हैं इसकी प्रमुख तिथियों के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कुछ तिथियां पड़ी हुई हैं जिसमें आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना एवं प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 28 जून सन 2022 यानी कि आज ही की तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 27 जुलाई सन 2022 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि होगी वो होगी 3 तारीख आम महीना अगस्त है, 8वां महीना और 2022वें सन को। तो चलिए इसके बारे में ये तीन प्रमुख तिथियां आपको पता चलेगी। प्रारंभिक तिथि 28 जून से है, लास्ट तिथि 27 जुलाई है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन और संशोधन की तिथि है 3 अगस्त सन 2022 के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए विशेष कथन लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। मतलब साफ साफ ये बोला गया है कि इस तिथि के बाद आपका किसी भी प्रकार का आवेदन वो जो शुल्क होगा वो सबमिट नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। तो इसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो बंदे को ये 3 दिन का जो 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त का जो समय प्रदान किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि बैंक उसके फीस को समायोजन कर दे। और यहाँ पे लिखा है अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो ये प्रमुख जानकारी है सारे अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे देख लेते हैं। उसमें सिंपल ये लिखा है कि समूह गा की भर्तियों के लिए और इसका उपयोग किया जाएगा, मतलब इस पैट की परीक्षा को दिया जाना अनिवार्य है। और ये स्पष्ट किया जाता है कि 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 20/11/2020 के पश्चात जो भी पद विज्ञापित किए जाएंगे उन सब के लिए क्या होगा, इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, समूह गा की भर्ती के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा, आवेदन ऑनलाइन आवेदन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा पैट की इसकी जो वेबसाइट दी है UP SSC.gov.in पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको आवेदन करना है और इसके अलावा किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सत्य बात है, आप लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है। फिर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। तो मतलब इसकी अनिवार्यता क्या है, क्यों हम इसको आवेदन को मतलब इस परीक्षा के पैट के फॉर्म को हम क्यों भरें, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो यहाँ लिखा है 2.1 पे 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात मतलब 2 लेवल की होने के कारण यहाँ पे क्या है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो परीक्षाओं के नाम आते हैं नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 2.2 पे जो लिखा है वहाँ पे ये लिखा गया है कि एक बार ये परीक्षा 2021 में करा दी गई है और इसका परिणाम 28/10/2021 को घोषित भी किया जा चुका है और इसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष तक रहती है। तो ये 27/10/2022 तक अवधि प्रभावी रहेगी। किसकी, जो पैट का परीक्षा पहला हो चुका है उसकी अवधि रहेगी 27 अक्टूबर सन 2022 तक। तो अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब 27 अक्टूबर सन 2022 से पहले की जो परीक्षाएं अभी तक निकलेंगी उसे तो पैट जो पहली बार जो हुआ था 2021 का उसके बेस पे किया जाएगा और जो आगे आने वाली भर्तियां हैं, ठीक है, वो भर्तियों के जो मतलब 27 अक्टूबर के बाद जो भर्तियां आएंगी उसके लिए सन 2022 का अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है इसके स्कोर के आधार पे उन परीक्षाओं में जो चयन किया जाएगा वो उसके मानकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 2.4 में, और हाँ एक बात और कही गई है कि उन लोगों से मान लो फॉर्म जो जैसे 2021 में पैट पास कर रखा है उन लोगों ने, तो उनकी अवधि 1 ही वर्ष के लिए है। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2022 में फिर से फॉर्म भरने हैं 10 अक्टूबर के बाद,
तो आपको पैट अनिवार्य है देना। और वो भी कौन सा पैट, ये जो सन 2022 का पैट जो अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसको भरना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक मतलब पैट का स्कोर कार्ड के आधार पर आपको किसी प्रकार की नौकरी का दावा नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आगे लिखा है आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो कौन से पद हैं जो आयोग के अवधि परिधि में आते, तो यहाँ पे कई प्रकार के पदों के नाम लिखे हैं, जिसमें कि जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, समूह अधिनियम के उपबंध समूह ख और निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों में शामिल किया जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ भी सकती है। तो विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, और उसमें देखिए वेतनमान लिखा हुआ है। इस वेतनमान के अंतर्गत जो भी वेतन बैंड 1 है, यानी कि रुपये 5,200 से लेके 20,200 ग्रेड पे रुपये 1,900 एवं इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड 2 यानी रुपये 9,300 से लेके 34,800 ग्रेड पे रुपये 4,600 से कम के जो सीधी भर्ती के समस्त पद है, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के आधार पर ही उनमें भरा जाएगा। साथ साथ लिखा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा परिणाम का स्कोर प्रभावी होगा। तो अब आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं उसमें सब में 2022 की परीक्षा का स्कोर ही माना जाएगा। अब आगे लिखा है 4 नंबर पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं। कुछ सूचनाएं दी गई, कौन सी सूचनाएं, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि इस वेबसाइट पर जाके ही UPSSC पे जाके आप फॉर्म को ऑनलाइन भरना शुरू करेंगे। और यहाँ कुछ चरण दिए गए कि आपको फॉर्म भरते समय इन चरणों का फॉलो करना है। कौन सा, नंबर 1 पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर का अपलोड करना होगा, फिर फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना होगा, और डी पे है फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन, और अंत में ई पे लिखा है आपका फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। मतलब चाहे तो वो एक बार में पूर्ण कर सकता है, चाहे तो वो हाफ में भी कंप्लीट कर सकता है। तो आपको इस तरीके से आपको करने का है। ठीक है, अब यहाँ पे अनिवार्य योग्यताओं के बारे में दे रखा है। तो देखिए योग्यताएं वही हैं, 10+2 है, आप 10वीं पास हो, और 10वीं से ज़्यादा भी पास हो सकते हैं। ठीक है, 12वीं पास हैं तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कम से कम 10वीं है, और उसके बाद आप जितने भी आगे की पढ़ाई की है सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ साथ उम्र का भी यहाँ पे बात की गई है। ये बात है 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। ना तो आप 18 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन की कुछ जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन भी प्रदान किया जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया हो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की जानकारी वही कि आपको कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, ये सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेंगी। पिता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, लिंग, है ना, श्रेणी, विवरण और ईमेल पता, मोबाइल है, सब जानकारियाँ आपको यहाँ पे सूचनाएं सही सही भरनी है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा मतलब किसी भी प्रकार की सूचनाएं जब भर देंगे आप, तो एंटर वेरिफिकेशन कोड एक आएगा, उसको करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी, और इससे आप क्या 11 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और इसको आप सेव कर लीजिए या इसकी प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अगर आप किसी भी कारणवश अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट नहीं कर पाए तो बाद में आप एप्लीकेंट सेगमेंट में जाके नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रिंट स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। अब फोटो एवं हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या है, अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुसार होना चाहिए। मतलब चेहरा साफ दिखना चाहिए, और किसी प्रकार की अत्यधिक उस पर चमक नहीं आनी चाहिए, मतलब फ्लैश ज़्यादा नहीं आ रहा हो आपके चेहरे पे। ठुड्डी से सिखरता मतलब चेहरा पूरा दिखाई दे, दोनों कान साफ दिखाई दे रहे हो आपकी फ़ोटो में। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए, और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कलर चश्मा नहीं पहनना है। कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, यानी कि आंखें खुली व मुंह बंद होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, आप यहाँ पे डार्क में नहीं खिंचवाएं। फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4x4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है जी, तो लंबाई है 4.5 और चौड़ाई है 3.5। ठीक है, और जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, मतलब 70% भाग में चेहरा ही हो, और फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। ये इंस्ट्रक्शन है फोटो के लिए। इसी प्रकार से आपके लिए एक सिग्नेचर के वो है सिग्नेचर, और देखिए फोटो में क्या है, फोटो 50 KB से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और हस्ताक्षर के बारे में लिखा है कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, और लंबा है हस्ताक्षर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हस्ताक्षर है। हिंदी अंग्रेजी में आपके सिग्नेचर होनी चाहिए।
और ये जेपीजी या यही फॉर्मेट में हस्ताक्षर और फोटो दोनों ही होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में आपके हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सब जानने के बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे और बाकी का जो फॉर्म रह गया फिलिंग अधिमानी अर्ता यदि कोई बची रहेगी तो आप इसको भरेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन होगा, घोषणा है, उसको आपको टिक मारना पड़ेगा। घोषणा में ये लिखा हुआ है सारी जानकारी, कि वही सारी बातें लिखी होती है कि आपने जो भी फॉर्म में जानकारी दी है वो पूर्णतः आपकी नज़र में सत्य हैं। और इसके बाद अगर आपको वहाँ पे भी अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप बैक का बटन दबा के आप एडिट कर सकते हैं, और अगर कमी नहीं है तो आप आगे सबमिट के बटन को प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अगर देखिए एक सवाल और लिखा है कि अगर किसी से श्रेणी या किसी प्रकार की कोई गलती की कर दी जाती है छात्र के द्वारा इस जगह, तो शुल्क जमा करने से पहले ही अपनी श्रेणी में बदलाव कर सकता है। अगर वो कैटेगरी गलत लिख दी है तो जब तक वो फीस नहीं जमा करे उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में डी पे क्या लिखा है, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो अंत में आपको फीस का मतलब कैसे भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के किसी भी ई चालान के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य किसी भी प्रकार से आपको फीस नहीं जमा की जा सकती है। ठीक है, शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या पीएआर जनरेट होगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है तथा उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकता है। तो आप दोनों ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ये क्रेडिट कार्ड शुल्क का भुगतान किया जा चुका परंतु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन प्रिंट नहीं निकाल पा रहा है, तो अभ्यर्थी को होम पेज पर जाके एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाई डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपने शुल्क का समायोजन अवश्य किया जा सकता है, कर सकता है वो बंदा। ठीक है, ई चालान के लिए सारी जानकारी डबल वेरिफिकेशन पे आप जाके उसकी जानकारी जो होती है वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद प्रिंट आउट लेके आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट अपने फॉर्म को किया जा सकता है। अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और ना ही अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट कर सकेगा। तो आपको समय रहते ही करना है। शुल्क की जानकारी दी है यहाँ पे, अनारक्षित यानी सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए टोटल शुल्क का जो है अमाउंट वो 185 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये हैं, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपीज़ हैं, और विकलांग लोगों के लिए 25 रुपये हैं। ठीक है, और बाकी का यहाँ लिखा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पूर्व सैनिकों महिलाओं अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनके मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दे होगा। मतलब सभी से आपको जो भी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सबको आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये वही है, आपको प्रिंट आउट लास्ट में लेना है। ठीक है, इस फॉर्म की जो प्रति है वो अपने पास बचा के रखनी है। आवेदन पत्र में संशोधन, यहाँ पे संशोधन के बारे में एक ओटीपी आप जैसे ही करेंगे तो होम पेज पे जाइए और फिर वहाँ पे लिखा है मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल आईडी कोई एक डालेंगे, फिर उस पर ओटीपी आएगा। अभ्यर्थी द्वारा इस ओटीपी को प्रविष्ट करके और आपका फॉर्म खुल जाएगा और अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। यानी कि आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर सही से देख के डालना है। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि यानी कि 3/8/2022 तक ही अनुमान्य है। मतलब आप 3 अगस्त तक ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसके बाद आप किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं है। अब शैक्षिक अर्हता की बात की है, एलिजिबिलिटी, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा 2000 आवेदन कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के 10वीं पास आपको होना चाहिए, इसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है हाई स्कूल अथवा अनिवार्य परिधि में आते हैं, यदि किसी शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी अधिसूचना, मतलब अगर कोई ऐसा निकलता है जो शारीरिक मतलब जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए अलग से कोई जानकारी साथ में। आयु सीमा दी गई है जो कि मैं आपको पहले बताया 18 से लेकर 40 वर्ष तक की कंप्लीट होनी चाहिए, और जो भी समय समय पे जो श्रेणियों को जो छूट प्राप्त होती है वो भी इनको आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सारी छूट के बारे में यहाँ पे कि कितनी वर्ष की उनको आयु में वो छूट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे परिणाम वगैरह लिखे हैं, और आरक्षण के बारे में नियम वही लिखा है जो नियम मैं आपको बता दूँ। परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, यदि परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, क्या लिखित परीक्षा के बारे में मतलब यही बोला गया है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो इसे 2 शिफ्टों में कंप्लीट कराया जा सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और आपको फिर क्या लिखा है, कार्यक्रम के बारे में लिखा है, मतलब वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। स्कोर की वैधता अवधि, ये 1 वर्ष तक के लिए आपका स्कोर इसका वैलिड रहेगा। और यहाँ लिखा है अभ्यर्थी के लिए विशेष अनुदेश, मतलब वही लिखा है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी यूपी में रहने वाले वो करें,
और एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वही मिलेगी। मतलब आप अगर महिला भी हैं और आप क्या कहते हैं महिला के साथ अगर भूतपूर्व सैनिक के रूप में भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको उनमें से जो बड़ी छूट होगी वही प्रदान की जाएगी, आपको सभी प्रकार की छूटें नहीं मिलेंगी। और साथ साथ लिखा है कि ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बातें और लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऐसे अभ्यर्थी, मतलब यहाँ पे एक बात और लिखी थी कि महिला जो अभ्यर्थी हैं उनको, देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमान्य है। मतलब लड़कियों के कंडीशन में उसके पिता का अगर सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र होगा तो ही उसको वो मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी की सारी बातें लिखी हुई हैं, इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब अभ्यर्थी के हर संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय होगा, कोई बात नहीं, होने दीजिए। बाकी की सारी बातें आपके लिए नहीं हैं। हाई स्कूल के समकक्ष मैंने बताया, जन्म तिथि उसी में लिखी हो वही मान्य होगी। और आपको अपने प्रमाण पत्रों की जानकारी, मतलब जो अपने पढ़ाई की है वो उसके पुष्टि में अंक पत्र प्रमाण पत्र आपको उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। तो सही है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जानकारियाँ सारी लेकर प्रपत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। आवेदन में गलत तथ्य है, मतलब गलत तथ्य आपको नहीं दिया जाए, नहीं तो आपको क्या किया जा सकता है, डीवार यानी प्रतिवारित आपको यहाँ से आगे परीक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया जाएगा अगर आप गलत जानकारी यहाँ पे देते हैं। ठीक है जी, और आगे देखिए। और हाँ, अगर किसी भी कारणवश यहाँ पे अगर फोटो या देखिए कदा ये लिखा हुआ है वही कि नकल करने अनुशासनहीनता, इसमें अगर करते हैं तो आपको डीवार किया जा सकता है। ठीक है, और एक बार डीवार होने के कारण आप देखिए यहाँ पे ऑल EWS के बारे में लिखा हुआ है। और हाँ, एक खास बात है, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। ये सारी बातें, इनको आप PDF में पढ़ लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिखिए। चलिए, यहाँ पे एक मोटा मोटा अनुमान सा और दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे स्कोर, इसके बारे में सब जानकारी है। क्या लिखा है कि पेपर में क्या गया आएगा उसके बारे में। संपूर्ण अवधि 2 घंटे की हुई, पूर्णांक 100 नंबर का होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। तो ये सिलेबस है, इसे मैं अगले वीडियो में आपके लिए बनाऊँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको फॉर्म भरने के में तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के द्वारा मुझसे भी भरवा सकते हैं। और ये आपके ऊपर है, अगर भर जाए पहले तो आप खुद ही भरिए। ठीक है, कोई समस्या आए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है जी, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलूँगा किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।